नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये एकदम रियल प्रश्न है जो पेपर में आए हुए हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। पहले आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो बिल्कुल करेंट का प्रश्न है भाई। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके अंतर्गत फ्री कोचिंग और आपके बच्चों को टैबलेट देने की योजना दी गई है, तो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो भाई आपके अनुच्छेद 267, जिसमें 500 करोड़ की धनराशि है और ये आकस्मिकता निधि है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के स्वरूप इसको निकाला जा सकता है किसी आकस्मिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, तो किसने जो नाइट्रोजन का जनरेटर था इसको ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने की प्रदर्शन जारी किया था। तो भाई ये आईआईटी बम्बई। ठीक है, इसको सही उत्तर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। जीके के लगभग 150 प्रश्न आए थे इस एग्जाम में, लेकिन मैंने आपके लिए केवल 50 क्वेश्चन ही लाया हूँ, जो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल है आपके लिए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काफ़ी छांट कर वीडियो बनाया गया है, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भाई जो आपका भारत है इस तरीके से, उसमें जो आपका ये पश्चिम वाला इलाका है, इसमें शीत ऋतु में जो बारिश होती है किस वजह से होती है। भाई जो यहाँ पर दोस्तों आपके जो भूमध्य सागर होता है, वहाँ से जो पवनें उठती हैं और यही आपके बारिश कराती हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम में। और ये जो भूमध्य सागर से उठती है मानसून, इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, और जो दक्षिण भारत में होती है वो लौटते हुए मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है। दो प्रकार की वर्षा होती है शीत ऋतु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। भाई सूर्य की रोशनी जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा परावर्तित करती हैं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो हो जाएगा ताज़ा बर्फ़ से ढकी जो भूमि होती है, बर्फ़ सफ़ेद होती है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन करती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेच क्या हुआ। ठीक है, मैंने पढ़ाया था इसको आपके, मैंने जो 16 क्लास है जीके के लिए थी, उसमें फ्रेंच ओपन विजेता पढ़ा था कि बारबोरा क्रेजसिकोवा की बात करते हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की? चेक गणराज्य की। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत की किस राज्य में स्थित है। भाई ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मैंने कभी ऐसे प्रश्न नहीं देखे हैं। हाँ, एक मांडव होता है जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये मांडी पूछा है तो मुझे तो नहीं पता है कि इसका आंसर। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। भाई मच्छर से डेंगू ज्वर भी फैलता है, काफ़ी तो चर्चे में है, इस समय बहुत सारे लोगों को हो रहा है। मलेरिया और आपके फाइलेरियासिस की बात करते हैं, ये सारे आपके मच्छर से वाहित होने वाले रोग हैं, लेकिन निद्रा रोग यहाँ पर नहीं है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। वही क्वेश्चन है तो मैंने इसको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो मात्र 17 प्रति किलोमीटर आपके घनत्व है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। और सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार का है राज्य में। तो याद रखिएगा कि सबसे न्यूनतम पूछ रहे सबसे घनत्व सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और अगर सबसे अधिकतम पूछ ले तो बिहार। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार कराया है। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके सीरीज में ये क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, ये आपको यहाँ पर चयन करने हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से।
यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रहा है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। बिल्कुल सही बात है कि रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक नाभिकीय गुण है। नेक्स्ट दे रहे हैं कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आपके बना जाता है। बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर। अगर नाभिकीय विखंडन की बात कर रहा है तो जो एटम बम होते हैं, जिसे आप कहते हैं परमाणु बम, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो भाई ए तो सही है, लेकिन आपके दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसका कारण क्या होता है। तो सभी को पता है कि धूल कण जो होते हैं ये एक प्रिज्म के समान काम करते हैं, जिससे आपके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और आपके आसमान नीले कलर का दिखाई देता है। तो वही ये कारण है। तो धूल कण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भाई विटामिन सी में आपके नींबू से मिलता है, सही बात है। विटामिन डी कार्ड मछली के तिल से मैंने कई बार पढ़ाया है। विटामिन बी6 धान का चोकर जो होता है उससे मिलता है। लेकिन विटामिन ए संतरा सही नहीं है, क्योंकि संतरे से विटामिन सी मिलता है, जितनी भी खट्टी पदार्थ होते हैं, ना कि विटामिन ए। तो यही सुमेलित नहीं है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया है, 151 इंच लंबी है और राजस्थान में, सुनिए के राजस्थान में आपके ये आपके अवस्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी आसान था। ठीक है, करंट का रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है। तो भाई मैंने ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। 16 क्लासें जीके के लिए थी। 1 नवंबर से पुनः क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के भारी डिमांड पर, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो 16 क्लासें ली थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसमें इसको ही आपके नोबेल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। और देखिए सीधा आपके पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन टकराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द क्लॉक इज टिकिंग। हजारों बार मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं कि भाई आपकी बात करते हैं विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ाया है। जो सीरियस स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं उनको पता भी होगा। द क्लॉक इज टिकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टीबी दिवस, जो आपकी कब मनाया जाता है भाई, आपके बताइए फटाफट से, 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी की बात करते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स की वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो ये भी मैंने कई बार पढ़ा था कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को आपके भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको कालानुक्रम अनुसार लगाना है। तो शारदा अधिनियम सभी को पता है 1930 में पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया था, जहाँ पर आपके महिलाओं की न्यूनतम विवाह की आयु 14 वर्ष और पुरुष की 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये शारदा अधिनियम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था। और दांडी मार्च की बात करते हैं तो ये 1930 की बात करते हैं। तो 1930 में 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में ये पूरी दांडी यात्रा हुई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और दांडी में जाकर आपके इन्होंने दम लिया था 6 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पर इसको कालानुक्रम अनुसार लगाना है, तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये तीसरा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको ये नेहरू रिपोर्ट लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको शारदा अधिनियम और उसके बाद आपको दांडी मार्च। तो तीसरा, दूसरा, पहला और आपके चौथा होगा। तो पहला ही आंसर आप लोग देख लीजिए, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा है, ठीक है। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान प्रश्न था, कोई कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि नाइट्रेट के कारण ही आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कई बार आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो भाई लाइकेन होता है, ठीक है। आपके कवक और शैवाल का जो आपके सहजीवी संबंध होता है, कवक और शैवाल का, उसको ही लाइकेन कहते हैं और ये आपके वायु प्रदूषण का आपके सूचक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व ओजोन दिवस। हजारों बार मैंने आपको पढ़ाया कि आपके 16 सितंबर को आपके विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो भाई मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए स्रोत, बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक
तत्व डीपीएसपी की बात करते हैं आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही बात है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ भाई ये कनाडा से लिया गया, ना कि ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से तो अपने प्रस्तावना की भाषा लिया है, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। और यही आपको पूछ रहा था कौन सम्मिलित नहीं है, और आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं जर्मनी से ली गई, ठीक है। लेकिन सी नहीं है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, ठीक है, वहाँ से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो भाई इसके किसके प्रति, तो नियंत्रक एवं महालेखा जिसे आप कैग कहते हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट टाइम में है। 148 से 151 के आर्टिकल के बीच में अब क्या है, तो भाई ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। वैसे तो जितने भी विधेयक होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा में चाहे जहाँ में प्रस्तावित आप कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक की बात करते हैं, ठीक है, मनी बिल जो होता है ये आप लोकसभा में ही पहली बार आप इसे पारित कर सकते हैं, और वहाँ पर इसको आपके सफलता मिलने के बाद ही आप इसे राज्यसभा में ला सकते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। भाई जानते हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है, और ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात होता है, ठीक है, डी आंसर है। पॉलिटी के प्रश्न काफ़ी आसान है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी आसान है। भाई क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये इसमें तो नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसमें मैं आपको छोड़ दीजिए जहाँ पर है नहीं है, आप सीधा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। इसका सूत्र आप लोगों को शायद पता होगा कि CnH2n और आपके ON होता है, ठीक है, सभी को पता है ना, सभी को पता है ना। तो ये इसका सूत्र होता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और आपकी ऑक्सीजन होता है, जिसमें कार्बन आपके उपधातु, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातुएं होती हैं। तो इसमें ये 3 तत्व होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, ठीक है, ये अवयव नहीं होता है। तो यही से उत्तर जाएगा कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसमें, तो आपके कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो इन तीनों के बारे में मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, तब भी आप इसे आसान तरीके से कर सकते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको आपके नेहरू जी ने उद्देशिका के नाम से प्रस्तुत की थी, तो उसमें उल्लेखित नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का वादा करते हैं। तो भाई संप्रभुता भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ऐसी कुछ बातें लिखी गई हैं, तो भी है, और आपके पंथ निरपेक्ष भी है। उसमें क्या होता है दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें एक बार 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो इसमें आपके दोस्तों कुछ शब्द जोड़े गए थे, जिसमें आपके एक पंथ निरपेक्ष, ठीक है, एक आपकी अखंडता और एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष भी होगा, लेकिन संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो ये आपके हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है, काफी आसान प्रश्न था, आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम आया। तो भाई 1992 में, सभी को पता है, काफी आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है किस पर। तो भाई आप सभी को जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रिनो की बात करते हैं, शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जहाँ ऋण आवेश होता है, आपकी इकाई ऋणावेश, वहीं आपके आपके प्रोटॉन पर आपकी इकाई धनावेश होता है, ठीक है। तो वही छोटी बातें होती हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये भी थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न था। अभी तक तो यही प्रश्न आता था कि भाई ये पुस्तक किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी, आप सभी जानते हैं, लेकिन कब प्रकाशित हुई। तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि 1902 ईस्वी में। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा अजीब प्रश्न था ये, और देखिएगा सही उत्तर क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो भाई आपके श्री केसी नियोगी की बात करते हैं, केसी नियोगी, ये भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग की स्थापना आपकी कौन करता है, गठन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। केसी नियोगी का नाम याद रखिएगा। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। तो सभी लोग पता है कि परासरण के कारण, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर आपके निम्न घनत्व जिस तरीके से होता है दूसरी तरफ निकलते हैं, चीज़ें आती हैं। तो भाई ये आपके नमक डालने पर जो कि आपके पानी निकलता है, ये परासरण के कारण होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस इंग्लिश में कहते हैं इसे। यहाँ पर है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है, जहाँ पर आपके आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इनका आपके विनिमय होता है। तो कौन सा स्थान होता है, तो भाई वो कूपिकाएँ होती हैं। जैसे आपका ये पूरा फेफड़ा होता है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें ऐसे छोटी छोटी आपकी कूपिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी कूपिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं कूपिकाओं को आपके इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई कहते हैं आप इसे।
तो भाई यही होता है, यहीं पर आपके ये गैसीय विनिमय का स्तर होता है। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो सभी को पता है, भी पटवारी में पूछा भी गया था कि सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। मैंने भी कही आपको पढ़ाया था ये, जब आपके पटवारी का एनालिसिस करा रहा था। हड्डियों में उपस्थित क्या होगी, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, सही बात है। लेकिन दूध में खट्टा होना कई बार पढ़ाया गया कि लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण ही आपके लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल के कारण। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, सभी को पता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से LPG का मुख्य अवयव, सभी को पता है ब्यूटेन होते हैं। ठीक है, ब्यूटेन होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, MM/Hg कर दिया। लेकिन भाई ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपके BP जो होता है वो MM और Hg के रूप में आपके प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है, ठीक है, शुगर का जो आपके लेवल होता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में आपके प्रस्तुत किया जाता है। तो बी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हजारों बार पढ़ाया गया है कि सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, कई बार पढ़ाया गया है, फूल कली का निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि आपके यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया, ओलंपिक चैप्टर मैंने हजारों बार आपको पढ़ाए थे जब क्लास में ली थी। बार बार आपको बताया था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक, टोक्यो ओलंपिक जो 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जिसमें भारत का पोजीशन 46 नंबर पर था, प्रथम पर अमेरिका, चीन, फिर जापान था। ठीक है, तो उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, ठीक है, 2 रजत और 4 आपके आपके ब्रोंज मेडल भारत के हिस्से में आए थे, जिसमें एक PV सिंधु वाला था, एक आपकी हॉकी में मिला था और एक आपको मिला था दोस्तों बजरंग पुनिया के द्वारा रेसलिंग, आपके रेसलिंग कुश्ती में। ठीक है ना, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, एक और कहाँ मिला था। ठीक है, और रजत में तो आपको नवलीना बोरगोहेन ने एक दिलाया था और एक आपके मीराबाई चानू ने, और यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। एक यही नहीं याद आ रहा है किसने दिलवाया था, और एक आपके कांस्य में पदक में। छोड़िए अभी उसकी बात नहीं करते, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर कि PV सिंधु ने कांस्य पदक दिलाया, बिल्कुल सही बात है। बजरंग पुनिया रजत पदक, नहीं नहीं, बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो इन्होंने 65 किलो की जो आपकी कैटेगरी होती है उसमें आपकी कुश्ती में, रेसलिंग कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, कांस्य पदक। और ये आपके टोक्यो ओलंपिक में आपके ध्वजवाहक भी हुए थे समापन समारोह में, बजरंग पुनिया। तो ये तो गलत है। ठीक है, सुमिलित नहीं है ये। मीराबाई चानू ने, ठीक है, रजत पदक, ठीक है, आपके बिल्कुल सही। नीरज चोपड़ा ने आपके बिल्कुल सही है कि स्वर्ण पदक, ठीक है, सही है। लेकिन ये बी आंसर हो जाएगा कि इन्होंने रजत पदक नहीं कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो परिचालित पूछ रहा है, देखिए यही क्वेश्चन का यहाँ पर मेन बात है। वैसे तो अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान स्टेशन है, जिसमें आपके सर्वप्रथम 1980 में इंदिरा गांधी जी ने दक्षिण गंगोत्री लगाया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में दक्षिण गंगोत्री अस्तित्व में नहीं है, भारती और मैत्री अस्तित्व में परिचालित हैं। तो भारती और मैत्री होगा भाई, दक्षिण गंगोत्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है कि उसके द्वारा परिचालित, जो परिचालित हों, तो दक्षिण गंगोत्री अब परिचालित नहीं है, तो भारतीय और मैत्री होगा, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, काफी आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। भाई इसको भी बताना पड़ेगा, हजारों बार आपको 2000 बार पढ़ाया गया है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो भाई क्रुक्स कांच, जो आप लोग धूप के चश्मे में प्रयोग करते हैं, जो कांच होता है इसे कहते हैं क्रुक्स कांच। ये पराबैंगनी जो किरण होती है इसको काटता है। तो ये भी काफी आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि एक अनवीकृत ऊर्जा जिसे आप एक बार यूज कर लें तो बार बार यूज ना कर पाएँ। ठीक है, तो भाई सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, वायु ऊर्जा भी और बायोगैस भी, लेकिन पेट्रोलियम नहीं है। तो पेट्रोलियम जो होता है ये एक अनवीकृत ऊर्जा है। तो ठीक है, काफ़ी आसान है, सभी को पता होगा मुझे लगता है। यहाँ पर कुछ राज्य और सबसे ऊंची चोटियाँ दी गई हैं, ये भी शायद आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। आप सभी यहाँ पर देखिए, धूपगढ़ तो जानते हैं ना, धूपगढ़ चोटी आपके आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आसान है। आपके यहाँ पर गुरु शिखर चोटी सभी को पता है कि भाई राजस्थान में है। ठीक है, ठीक है, अरावली श्रेणी पर गुरु शिखर चोटी स्थित है। दोद्दा बेटा तो आपके राजस्थान, आपके तमिलनाडु में है, ये भी आसान है। और नागालैंड में आपके सारामती चोटी है। सारामती, भाई सारामती का नाम तो मैंने नहीं सुना था, लेकिन धूपगढ़, गुरु शिखर और दोद्दा बेटा तो जानता था। तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। जैसे आपके ए तमिलनाडु दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि तमिलनाडु दोस्तों जो जा रहा है ये आपके दोद्दा बेटा ए का डी जा रहा है। तो ए का डी इन दोनों में है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अभी यहाँ पर देख लीजिए, अब देखेंगे राजस्थान की बात करते हैं तो भाई ये गुरु शिखर चोटी बी का तीसरा है, तो बी का तीसरा यहाँ पर आ रहा है। तो देख लीजिए 4 3 2 1 हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि विश्व वैश्विक शांति सूचकांक
2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, तो भाई आपके यूरोप होगा। सभी को पता है, काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार आपको पढ़ाए गए हैं चीज़ें। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, काफ़ी आसान है। डॉक्टर वेणुगोपाल भारत के हैं जिन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया है, और विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड प्रथम है जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आपके रेटिनॉल होता है, ठीक है, ये भी आसान प्रश्न है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और यही आप क्या होता है, सामान्य दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोथैनिया जैसे रोग हो जाते हैं। आसान है, ये काफ़ी कठिन नहीं है। राइबोफ्लेविन सभी लोग जानते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन की बात करते हैं तो भाई आपको विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें हाथों और आपके हाथों की हथौली वगैरह में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, सभी को पता है। तो ये सब काफ़ी आसान चीज़ें हैं, इस पर आपकी नज़र पड़ी रहनी चाहिए। इसलिए 1 नवंबर से मैं पुनः जीके की लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से बंद थी, लेकिन मैंने जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारे प्रश्न टकराते हैं। लोग कह रहे थे सर आप बार बार पढ़ाइए तभी रिवीजन होता रहेगा तो हमको याद रहेंगी चीज़ें। अभी आगे कई सारे एग्जाम है, यूपीएसआई के एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली है, लेखपाल के एग्जाम आने वाले हैं, SSC-GD के एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। तो उसके लिए उन चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आपके 1 नवंबर से नए बैच लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप लोग भाई सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए और 1 तारीख से हमें ज्वाइन कीजिए। ये सब हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें हैं, तो भाई अब आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे भी नहीं छूटेगा। जिन लोगों को लग रहा होगा यार सर ने तो पढ़ाया है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जीके का, आप उसमें आइए, ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाइए। आप भी देखेंगे कि 15 दिन के बाद आपका भी लेवल काफ़ी हाई रहेगा और लगभग प्रश्नों को आप भी बीट कर पाएंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हार्ड चीज़ें आपको पढ़ा दें और आप कर ना पाएँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आता हूँ, उन चीज़ों पर आता हूँ, ध्यान आपके एकत्रित कराता हूँ जो चीज़ें सिंपल हैं लेकिन आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसलिए हमारी क्लासें थोड़ा सा अलग होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सभी को पता है, मैंने कई बार हजारों बार आपको पढ़ाया कि खारे पानी की जब भी झील आए तो आपको चिल्का झील लगाना है, और जब भी अगर आए कि लवणीय पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो लवणीय पानी की आए तो आपको सांभर राजस्थान वाला लगाना है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता हैं। अगर पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको केरल की वेम्बा नद लगानी है। चीज़ों को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर खारे पानी पूछेगा तो चिल्का लगाना है, लवणीय झील पूछे तो सांभर लगाना है, लंबी झील भारत की पूछे तो वेम्बा नद केरल वाली लगाना है, ठीक है। अगर भाई खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ ले, तो भारत की पूछ रहा था, विश्व की पूछ ले तो आपको कैस्पियन सागर लगाना है। लवणीय झील अगर भारत की पूछे तो सांभर, मान लीजिए विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है पूछ ले, तब आपको क्या लगाना है, तो आपको वान झील तुर्की वाली लगाना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बार बार से पूछ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि जैवमंडल और अवस्थिति यहाँ पर पूछ रहा है, ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। जैसे आपको इसमें नंदा देवी तो पता है कि आपके उत्तराखंड में है, क्लियर है सभी को। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो भाई ये आपके पंचमढ़ी जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। सिमलीपाल की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा में, ठीक है, ये भी पढ़ा है। तो आपके नोकरेक तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी बस क्या मेघालय, तो मेघालय में चला जाएगा। थोड़ा सा में देख लीजिए कि सिमलीपाल जो ए वाला है ये चौथे में उड़ीसा में जा रहा है, ठीक है। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। नंदा देवी की बात करते हैं तो ये पहले में उत्तराखंड में जा रहा है, ठीक है। और नोकरेक की बात करते हैं तो ये मेघालय में जा रहा है, तो दूसरे में जा रहा है। तो 4 3 1 2 देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर है, तो 4 3 1 2, ठीक है, ये 2 1 है ना, ये नहीं होगा, 4 3 1 2 ये है, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आसान है प्रश्न, कठिन नहीं है। तो यही प्रश्न थे दोस्तों, लगभग आपके 50 प्रश्न थे। तो ये आपके दोस्तों बात करते हैं कहाँ पर आए थे, आप लोग सोच रहे होंगे। तो भाई अभी यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को हाल ही में एग्जाम हुआ है, यूपी पीसीएस, ठीक है, का प्री एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम हुआ है, जिसमें 150 जीके के प्रश्न आए थे, 150 जीके के प्रश्न, जिसमें से मैंने आपके लिए छांट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैंने आपको जीके में पढ़ाए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 50 में आपने कितना स्कोर किया है। और अब आप लोग, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आप लोगों के मन में आ रही होगी कि हाँ, हम जो पढ़ते हैं पीसीएस लेवल में भी वैसे ही प्रश्न आते हैं। तो भाई जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बार बार पढ़ाए गए प्रश्न, आप पटवारी उठा लीजिए, आप सीजीएल की एग्जाम उठा लीजिए, सीएचएसएल में, यूपीएस पीसीएस में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, ये साबित करने के हाँ जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता भी है। इसके अलावा जो 100 क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेवल के भी थे, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम होते हैं तो भाई अच्छी लेवल की चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपके लिए नहीं लाई हैं, वही चीज़ें लाई हैं जो आगामी एग्जाम में आपको भी हेल्प कर सकती हैं और आप भी समझ सकते हैं कि कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बीच बीच में आपको मिलते रहें, जो आपके हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन अगर आपको मिलते रहें, जैसे मैंने कल आपको पटवारी का कराया था, आज आपको पीसीएस का करा रहा हूँ, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।